राष्ट्रीय जनता दल का विधायक अगर कहे कि नीतीश जी गांजा पीकर कुछ भी बोलते हैं तो पूरा जनता दल यूनाइटेड उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। लेकिन आज जदयू के अपने ही विधायक अपनी ही पार्टी के सांसद के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि वो शराब तस्करी करते हैं और अफीम की खेती करते हैं, तो किसी जदयू नेता ने इसके खिलाफ बोलना जरूरी नहीं समझा है। गोपाल मंडल जब चुनाव आयोग से बोगस वोटिंग की शिकायत करते हैं तो चुनाव आयोग उस पर संज्ञान लेता है, लेकिन आज जब एक विधायक एक सांसद के ऊपर शराब तस्करी और अफीम की खेती का आरोप लगा रहा है तो प्रशासन संज्ञान नहीं ले रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सांसद अजय मंडल के ऊपर उनकी ही पार्टी के विधायक गोपाल मंडल ने शराब बेचने और अफीम की खेती करने का आरोप लगाया है। अब अगर आपको गोपाल मंडल नहीं याद आ रहे हैं तो स्क्रीन पर एक तस्वीर देख लीजिए, पूरे के पूरे गोपाल मंडल याद आ जाएंगे। अगर एक आम आदमी चौराहे पर बात कर ले कि आज यहां शराब मिलने वाली है तो पुलिस गटर में भी घुस करके शराब ढूंढ निकालेगी, एक नवविवाहिता लड़की के कमरे में घुस करके शराब ढूंढ निकालेगी। लेकिन जब एक विधायक अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहा है, जब सांसद को शराब तस्कर बता रहा है, जब सांसद को अफीम की खेती करने वाला बता रहा है, तो पुलिस इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही है? या फिर यह मान लिया जाना चाहिए कि गोपाल मंडल सरीखे नेताओं को बिहार सरकार ने और प्रशासन ने जनता के बीच विदूषक के तौर पर भेज दिया है, जो ऐसे ही बेवजह और उल जलूल बयान देते रहेंगे और जनता को एंटरटेन करते रहेंगे और उस मुद्दे का मजाक बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से बिहार में हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं और हजारों करोड़ का माफिया का पैरेलल इकोनॉमी तैयार किया जा रहा है। आज के जनता जंक्शन शो में शराबबंदी का सार्वजनिक तौर पर नेताओं के द्वारा, सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा माहौल बनाए जाने और प्रशासन के द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किए जाने पर बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और यह जनता जंक्शन शो है। गोपाल मंडल अक्सर अपने बयानों और हरकतों को लेकर के सुर्खियों में बने रहते हैं, लेकिन इस बार जो आरोप उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद पर लगाए हैं वो गंभीर हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि वो ट्रैक्टर पर दारू बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं, वो हमारे सांसद हैं और उनके सांसद हैं अजय मंडल। एक ही जिले की विधानसभा और लोकसभा सीट से क्रमशः दोनों विधायक और सांसद हैं। सबसे पहले घटना के जरिए इन दोनों विधायकों और सांसदों के रिश्ते को समझ लेते हैं। दोनों आमतौर पर एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं, लेकिन इसके पहले एक घटना बता देते हैं। जब बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 2 साल पहले दीक्षांत समारोह हुआ था, उसमें राज्यपाल फागू चौहान और कृषि मंत्री प्रेम कुमार शामिल हुए थे। इस दौरान अजय मंडल और गोपाल मंडल को भी शामिल होना था। दोनों थोड़ा सा लेट हो गए थे कार्यक्रम में पहुंचने से। नहीं, इस बार किसी डीएमएसपी ने उनकी गाड़ी नहीं रोकी थी, कुछ और कारण था। दोनों को मंच पर इसके चलते नहीं बैठने दिया गया। दोनों ने एक सुर में कहा कि विद्वानों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि एमपी एमएलए को कहां बैठाना है। यह व्यवस्था विश्वविद्यालय प्रबंधन को करनी चाहिए। उस वक्त विधायक गोपाल मंडल ने कुलपति अजय कुमार सिंह को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। उन्होंने कहा कि कुलपति हमसे जूनियर हैं, अगर उन्हें मंच पर बैठाया गया तो हमें जगह क्यों नहीं दी गई और कार्यक्रम में बुलाया ही क्यों गया अगर मंच पर नहीं बैठाना था। यहां जनप्रतिनिधियों का अपमान हुआ है। इसके अलावा उनको पगड़ी भी नहीं पहनाई गई थी, इसके लिए भी नाराज हो गए थे। उन्होंने कहा कि क्यों मुझे पगड़ी नहीं पहनाई गई। दोनों इस मुद्दे पर या जिद पर उस वक्त एक साथ नजर आए थे, लेकिन राजनीतिक राइवलरी इन दोनों के बीच तगड़ी है। अगर राइवलरी को जानना है तो गोपाल मंडल की वो घटना याद कीजिए जब वो पटना नई दिल्ली तेजस एक्सप्रेस में 2 सितंबर को कम कपड़े पहनकर घूमते हुए पाए गए थे और इस पर उन पर बड़े तगड़े तगड़े आरोप लगे थे। तो उसी दौरान अजय मंडल ने भी बहती गंगा में हाथ धो लिया था। अजय मंडल ने कहा कि गोपाल मंडल वैसे तो बड़े अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब शराब पी लेते हैं तो वो कंट्रोल खो देते हैं। बता दें, शराबबंदी तब भी बिहार में लागू थी और गैर कानूनी रूप से शराब पीने का आरोप अजय मंडल ने गोपाल मंडल पर तब भी लगाया था। तब भी पुलिस ने अभद्रता और सार्वजनिक जगह पर बदतमीजियों का केस दर्ज किया था, लेकिन शराब की सघन जांच नहीं की गई थी। खैर, इस बार मामला उल्टा है। इस बार गोपाल मंडल ने जेडीयू के सांसद अजय मंडल के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा है कि अजय मंडल वही हैं जो ट्रैक्टर पर दारू बेचते हैं और अफीम की खेती करते हैं। इसी पर जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल आपको बता दें, बिहार में शराबबंदी है, हाँ, ये बताना पड़ता है और इस बीच कई माननीयों के नाम सामने आए हैं, ये आप सभी जानते हैं। इनमें से कई नाम सत्ताधारी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिन पर आरोप लगा है कि वो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करते हुए शराब की सप्लाई कर रहे हैं। उसी कड़ी में गोपाल मंडल ने अपनी ही पार्टी के सांसद के ऊपर शराब की तस्करी करने और अफीम की खेती करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि जो लोग शराब की सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं वो
लोग सूखे नशे की खेती कर रहे हैं। बताते चलें, बीते दिनों पुलिस ने भी यह चीज स्पष्ट करी थी कि बिहार में शराबबंदी के बाद सूखे नशे का चलन बढ़ा है और खास करके झारखंड और बिहार के बॉर्डर के इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है, जहां पर सैकड़ों एकड़ में अवैध अफीम की खेती की जाती है, जिससे हजारों करोड़ धन की उगाही हर साल होती है। अब यहां सवाल गंभीर हो जाता है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में इकलौते हैं जो शराबबंदी के पक्षधर में हैं, क्योंकि उनके विधायक सांसद समय समय पर या तो शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने का आरोप झेलते हैं या किसी और नेता के ऊपर आरोप लगाने तक लगते हैं। और सवाल नीतीश कुमार और प्रदेश की कानून व्यवस्था से भी उठता है कि जब सार्वजनिक मंच पर जनता के सामने एक जनप्रतिनिधि, जिसको पद के अनुसार, पद की गरिमा के अनुसार झूठ बोलना मना होता है, शोभा नहीं देता है, वो बोलता है कि एक नेता, एक सांसद शराब की तस्करी कर रहा है और अफीम की खेती कर रहा है, तो उसकी बात को गंभीरता से लेते हुए क्यों पुलिस प्रशासन गोपाल मंडल से सवाल नहीं कर रहा है? क्यों गोपाल मंडल की टिप के आधार पर अजय मंडल पर कार्यवाही नहीं की जा रही है? या फिर शराबबंदी कानून का भी इस्तेमाल लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते रहेंगे और जनता इसके बीच में पिसती रहेगी और प्रशासन मूक दर्शक बना रहेगा? क्यों नीतीश कुमार इस मामले में खुद संज्ञान नहीं ले रहे हैं और क्यों अपनी तेजतर्रार पुलिस फोर्स को इस बात का आदेश नहीं दे रहे हैं कि वो गोपाल मंडल के बयान के आधार पर अजय मंडल के घर और अन्य ठिकानों पर छापेमारी करे, उनसे जुड़ी जमीनों की जांच की जाए कि क्या वहां पर असल में अफीम की खेती की जा रही है, क्या असल में अजय मंडल शराब की सप्लाई करते हैं? अगर ऐसा होता है तो अजय मंडल के ऊपर कार्यवाही की जाए, अन्यथा गोपाल मंडल को सार्वजनिक रूप से शराबबंदी के बारे में झूठ फैलाने, अफीम के बारे में झूठी सूचना जनता के बीच में प्रसारित करने और एक माननीय के ऊपर, एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर और उसका अपमान करने के लिए गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर केस करा जाए। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसका मतलब है कि नीतीश कुमार और बिहार प्रशासन ने शराबबंदी के नाम पर परेशान करने के लिए केवल आम जनता को चुना है। वास्तविक कार्यवाही वो किसी गणमान्य व्यक्ति पर नहीं करना चाहती है, वो किसी ऐसे व्यक्ति से सवाल जवाब नहीं करना चाहती है, पुलिस किसी ऐसे व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहती है जिसके पास से होकर के उन अधिकारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर के पत्र गुजरते हों। बिहार पुलिस उन लोगों से सवाल नहीं करना चाहती है जिनसे सवाल करने पर संभवतः उस माफिया रैकेट पर दबाव बनेगा, संभवतः बिहार में शराबबंदी कानून असली मायनों में प्रभावी होगा और साथ ही साथ नेता सार्वजनिक मंच पर निजी हित के लिए बिहार सरकार के सबसे महत्वाकांक्षी फैसले का मजाक नहीं बनाएंगे। क्योंकि अगर एक आदमी चौराहे पर बात कर ले कि आज यहां शराब मिलने वाली है तो पुलिस गटर में भी घुस करके शराब ढूंढ निकालेगी, एक नवविवाहिता लड़की के कमरे में घुस करके शराब ढूंढ निकालेगी। लेकिन जब एक विधायक अपनी ही पार्टी के सांसद पर आरोप लगा रहा है, जब सांसद को अफीम की खेती करने वाला बता रहा है, तो पुलिस इसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखा रही है? या फिर यह मान लिया जाना चाहिए कि गोपाल मंडल सरीखे नेताओं को बिहार सरकार ने और प्रशासन ने जनता के बीच विदूषक के तौर पर भेज दिया है, जो ऐसे ही बेवजह बयान देते रहेंगे और जनता को एंटरटेन करते रहेंगे और उस मुद्दे का मजाक बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से बिहार में हजारों जानें जा चुकी हैं, लाखों घर बर्बाद हो चुके हैं और हजारों करोड़ का माफिया का पैरेलल इकोनॉमी भी तैयार किया जा रहा है। इस मुद्दे को लेकर के, इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं और सरकार से भी अपील करें इस वीडियो को साझा करते हुए कि इस मुद्दे पर, इस बयान पर कार्यवाही की जानी चाहिए। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन के इन शॉर्ट्स की तरफ। पहले इन शॉर्ट नागालैंड फायरिंग को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सेना ने संदिग्ध समझकर लोगों पर गोलियां चलाई थी। इस फायरिंग में 6 लोगों की मौत हो गई। अमित शाह ने कहा कि 21 पैरा कमांडो को सूचना मिली थी कि मोन जिले के तिरु इलाके में संदिग्ध विद्रोहियों की आवाजाही हो सकती है। इसी के चलते नाकाबंदी की गई थी। इसी दौरान एक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया और जब वो गाड़ी नहीं रुकी और भागी तो उस पर गोली चलाई गई। इसी के चलते 6 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा खबर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह से जुड़ी हुई। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जांच को राज्य पुलिस की जगह किसी दूसरी एजेंसी से करवाने की बात कही है। साथ ही कोर्ट ने परमबीर सिंह की गिरफ्तारी नहीं किए जाने का आदेश जारी रखा है। कोर्ट ने कहा कि परमबीर के खिलाफ कोई चालान दायर नहीं होगा, हालांकि जांच जारी रहेगी।
इसके अलावा खबर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शुइगु से मुलाकात करी। दोनों देशों के रक्षा मंत्री के बीच यह बैठक नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में हुई। जानकारी के मुताबिक जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है उनमें 5 S-400 मिसाइल की समय से सप्लाई को सुनिश्चित करना और आने वाले समय में 2 S-400 की तैनाती में रूस द्वारा मदद को प्रभावी तरीके से पहुंचाना आदि शामिल है। इसके अलावा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी भारत के 6 घंटे के छोटे दौरे पर हैं। दौरा छोटा इसलिए है क्योंकि रूस में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है और पिछले कुछ घंटों में वहां हजारों लोगों की मौत कोरोना के चलते हुई है। इसके अलावा खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी समेत पूरे विपक्ष पर निशाना साधा, उन पर जमकर बरसे। सगड़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तो अराजकता ही उनका पर्याय था। देश में एक नारा चल रहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा समझो होगा कोई जाना पहचाना गुंडा। इस गुंडागर्दी की कमर तोड़ने का कार्य कोई किया है तो वो हमारी सरकार है, भाजपा की सरकार है। इसके अलावा खबर आज 6 दिसंबर से जुड़ी हुई। रामनगरी अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की 29वीं बरसी 6 दिसंबर की आज है। तो उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा की दृष्टि से कई जगहों पर धारा 144 लागू की गई थी, खास करके मथुरा में जहां कृष्ण जन्मस्थली और मस्जिद दोनों एक साथ साथ हैं और यह भी अयोध्या की तरह 2 समुदायों के बीच विवाद की जगह है। इसी के मद्देनजर श्री कृष्ण जन्मस्थान और ईदगाह को येलो जोन और ग्रीन जोन के 143 पॉइंटों पर चाक चौबंद सुरक्षा के बीच बांटा गया है। रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी और पुलिस के जवान चप्पे चप्पे पर तैनात हैं। ईदगाह की तरफ जाने वाले लोगों को बिना आईडी कार्ड के प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज का कानून सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें उसने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के एक फैसले को उलट दिया है, उस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस फैसले के संचालन पर रोक लगा दी जिसमें कहा गया था कि रक्षा अधिकारियों को रक्षा कार्य अधिनियम 1903 की धारा 18 के तहत भूमि मालिकों को दिए गए मुआवजे के खिलाफ संदर्भ देने का कोई अधिकार नहीं है। मामले की पृष्ठभूमि जुलाई 2021 से है। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें भूमि मालिकों को मुआवजे के रूप में कलेक्टर के पास रक्षा मंत्रालय द्वारा जमा किए गए 1.96 करोड़ रुपए की राशि का वितरण करने का निर्देश दिया गया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा था कि उच्च न्यायालय ने अवमानना की कार्यवाही पर इस तरह की कार्यवाही की थी जैसा कि सभी मुद्दों और प्रश्नों को निर्धारित करने की आवश्यकता को पूरा कर लिया गया हो, लेकिन असल में ऐसा नहीं हुआ था। शीर्ष अदालत ने आदेश को रद्द करते हुए मामले को वापस संदर्भ कोर्ट, जो पिछला कोर्ट था, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जबलपुर को भेज दिया था और निर्देश दिया था कि मामले का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाए। संदर्भ न्यायालय यानी अतिरिक्त जिला न्यायालय जो था जबलपुर का, उसके समक्ष भूमि मालिकों ने इस आधार पर आपत्ति जताई कि रक्षा कार्य अधिनियम 1903 की धारा 18 के अनुसार केवल अवार्ड में रुचि रखने वाला व्यक्ति ही दावेदार हो सकता है, इसलिए रक्षा अधिकारियों के पास कोई अधिकार नहीं था और इस कारण से ये कार्यवाही सुनवाई के योग्य नहीं है। अपर जिला न्यायाधीश जबलपुर ने इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया, लेकिन जब मामला मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गया तो उसने अपील में दिनांक 17/11/2021 के उस निर्णय के माध्यम से प्रतिवादियों को उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया था और आदेश दिया था कि इस मामले के पूर्ववत फैसले को, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने पहले पलटा था और वापस जिला न्यायालय के पास भेज दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाए। आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी हिस्से की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो की तरफ से है। क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने एक बार कहा था कि अगर किसी शख्स की हत्या की कोशिश करने का कोई ओलंपिक मुकाबला होता तो वो इसमें गोल्ड मेडल जीतते। फिदेल कास्त्रो को मारने के लिए 638 साजिशें रची गई थी। फिदेल कास्त्रो का कहना है कि मेरी निंदा करो, इसका कोई मतलब नहीं है, इतिहास मुझे हर अपराध से मुक्त कर देगा। आज फिदेल कास्त्रो को क्रांति के सबसे बड़े नेताओं में से माना जाता है, जो हाल फिलहाल के नेताओं में से हैं, उनमें से एक फिदेल कास्त्रो को गिना जाता है। फिदेल कास्त्रो ने अपने जीवन भर में अपने देश को बचाने के लिए तमाम बोल्ड फैसले लिए। वो दुनिया भर को पसंद नहीं आते थे, लेकिन आज फिदेल कास्त्रो की ही वजह से उनका देश क्यूबा दुनिया के नक्शे पर एक अहम योगदान रखता है। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि हमें जो सही लगे, जो हमारी परिस्थितियों और हमारे आसपास की चीजों के लिए सही हो, पहला फैसला हमारा वही होना चाहिए, बाकी समय निर्धारित कर देगा। बाकी मौज करिए। जनता जंक्शन शो आज का इतना ही था। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको साझा करिए और रोज 9 बजे आकर के इसको देखा कीजिए। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। कैमरे पर मेरे साथ पीयूष कुमार चौरसिया जी थे। शुक्रिया।